आज चैप्टर नंबर 4 के अंदर सबसे पहले तो ऐसा बताया कि जब सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सर्कुलर पाथ पे ऊपर जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा या मोशन करेगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी। ओके, सर्कल में क्या होगा, सेंटर में प्रोटॉन Ze या प्लस Ze, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा। समझे दोनों के बीच की डिस्टेंस या रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या मिलेगा, R, ओके। जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्यों? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है तो यहाँ करंट पास होगा, करंट पास होगा इसका मतलब रिंग से करंट पास होगा, और जब रिंग से करंट पास होता है जिस डायरेक्शन में करंट पास होता है फिंगर टर्न करो तो आउटसाइड मतलब बाहर की ओर आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ओके, सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होगा, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, E अपॉन टी, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, पीरियडिक टाइम जितनी टाइम होगी, ओके, एंड देयरफॉर हम t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r बाई v। ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई r, I इज इक्वल टू EV अपन क्या मिलेगा, 2 पाई r। ये इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला है। किसकी फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला होने के बाद हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब म्यू या m, ओके। तो इसमें लिख सकते हैं NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 1, ओके। I इक्वल क्या लिख सकते हैं, EV अपन 2 पाई r, और इसके लिए क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा, पाई r स्क्वायर, ओके। क्या कैंसिल करेंगे, पाई r कैंसिल, इसका मतलब EV r अपॉन 2, ओके। सब इसको हमने m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, सो E अपॉन 2m इंटू m दिया, ओके। m इंटू v मतलब लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम। यहाँ लिख रहा हूँ L इज इक्वल टू P इंटू R इज इक्वल टू mvr, एंगुलर मोमेंटम। तो म्यू जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखिए तो -p/2m वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, दोनों क्या होंगे, अपोजिट। माइनस लिख के दिया है, म्यू इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2m। अब E अपॉन 2m जो लिख के दिया, एक्सप्रेशन को लिख के दिया, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो E अपॉन 2m, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी मैग्नेटिक 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम अपॉन केजी। ये वैल्यूशन याद रखिए क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार ये रिपीट हुई है। पहले तो E अपॉन 2m इसको क्या बताया जाएगा, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, तो यूनिट कूलम अपॉन केजी एंड डायमेंशन फॉर्मूला m-1 L0 T1 A1, क्योंकि कूलम मतलब T1 A1 डिवाइड बाय केजी, सो m-1 L0 T1 A1, ओके। और मैग्नेट 8.8 10⁻10 क्योंकि ये 1.6 10⁻⁻19 और ये 9.1 10⁻⁻31, ओके। ये सभी चीज ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा। तो ये रिलेशन वेक्टर रिलेशन था, ये दोनों के लिए जो डायरेक्शन मिलती है अपोजिट होगी, दोनों की जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या रहेगी, अपोजिट। क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, तो क्रॉस करके मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस, ओके। सपोज इलेक्ट्रिक करंट ऐसे रोटेट किया है, डॉट मतलब आउटसाइड, क्रॉस मतलब इनसाइड, ओके। सबसे पहले काम करोगे, ये पूरी थियरी उन लोगों ने हमको एक्सप्लेन करके दी
in question number 42. Okay, क्या लिख दिया है? पहले क्वेश्चन पढ़ा. Obtain the expression for orbital magnetic moment of an electron rotating above the nucleus of an atom and explain the gyromagnetic ratio. Okay, so Z is the number of proton, ये atomic number, तो उतने प्रोटॉन सेंटर में होंगे. So Z is the positive charge on nucleus. Okay, सबके ऑर्बिट में क्या रोटेट होगा? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q by T, मतलब E upon T. Okay, now linear velocity of an electron is V is equal to pi R by T. एक रोटेशन मतलब सर्कमफरेंस, जितनी डिस्टेंस होगी, और डिवाइड बाय. Sir, you are not audible for me. Sir, can I rejoin? Sir, you are not audible for me, sir. इसे ज्वाइन हो जाओ. आयुष नहीं, Okay, so now linear velocity 2 pi r upon t, 2 pi r by t, and therefore t is equal to 2 pi r upon v. की वैल्यूएशन जब ऊपर सब्स्टिट्यूट की जाएगी, so I is equal to EV upon 2 pi r. That's the electric current due to rotation of electron. Okay, now magnetic dipole moment of V is equal to NIA. But for singleton, N is equal to 1, I is equal to EV upon 2 pi r, area pi r square, so pi r cancel. So remaining part is EV r divided by 2. So now multiply with M and divide by M. So E upon 2M into MVR. So MVR is the angular momentum because M into V is the linear momentum into distance is called angular momentum. So L is equal to P into R, but P is the linear momentum, is the MVR, is the angular momentum. तो L लिख सकते हैं. Okay, the magnitude format mu is equal to E upon 2M into L. लेकिन वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो mu is equal to minus E by 2M into L. ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट रहेगी. Clear? Okay, यहाँ मुझे बताया कि E by 2M is a gyromagnetic ratio. E by 2M is a gyromagnetic ratio. Okay, so value is 8.8 10 to 10 coulomb upon kg. And the dimension form is M minus 1 L0 T1 A1. अब एक सिंगल टाइप इक्वेशन ऐसी पूछी है, the reciprocal of gyromagnetic ratio कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी? Reciprocal of gyromagnetic ratio कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी? क्या हो सकता है? केजी बाय कूलम लिख सकते हैं इसमें. रेसिप्रोकल ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो केजी बाय कूलम. देखिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा फिजिक्स में नहीं है. फिजिक्स में ऐसे फिजिकल क्वांटिटी लोगों ने एक्सप्लेन नहीं की, और फिर भी क्वेश्चन पूछा था कि रेसिप्रोकल ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो यूनिट से तो केजी बाय कूलम. ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने 11th में पढ़ा, 12th में केमिस्ट्री के अंदर. इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी बाकी है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाकी मेरे ख्याल से तो केमिस्ट्री में वो नहीं लिखते. जब आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जब करंट पास करेंगे, तो मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज. तो मास डिपॉजिट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electric charge, and therefore N is equal to ZQ. Z is the electrochemical equivalent, ऐसा बताया जाता है, electrochemical equivalent, and therefore Z is equal to M by Q, and the unit of Z is kg by coulomb. Electrochemical equivalent ऐसा बताया जाता है. Reciprocal of gyromagnetic ratio is kg by coulomb is the electrochemical equivalent Z. Clear? ये केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में पोर्शन है ही नहीं. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पूरा टॉपिक फिजिक्स में होता ही नहीं है. ओके, ये केमिस्ट्री के पोर्शन है. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले था सेमेस्टर वाली सिस्टम से पहले चैप्टर फिजिक्स में था. 4th नंबर, 3rd के बाद 4th नंबर चैप्टर यही था, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तब ये सभी चीज पढ़ते थे. डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल आते हैं वो,
इलेक्ट्रोडिपोजिंग के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो रूल आती है वो सब पढ़ाया जाता था, लेकिन अब केमिस्ट्री में है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ डायनामिक रेशियो इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, और इसकी यूनिट है kg बाय कूलम, और इसके डायमेंशन फॉर्मूला m1l0d-1 a-1। ओके, 42 नंबर कंप्लीट करो, मैंने एक बार पढ़ लो। फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन पढ़ो। Define the Bohr magneton using the Bohr first hypothesis। ओके, बोर हाइपोथेसिस से आपको बोर मैग्नेटॉन कैलकुलेट करके देना है। बोर हाइपोथेसिस पढ़े ना कि वो भी बाकी केमिस्ट्री में पढ़ लिया पढ़ लिया। कितने होते हैं बोर हाइपोथेसिस, कितने हैं? फर्स्ट नंबर कौन सा है? ऑर्बिटल्स वाला। जो सेकंड नहीं आता, बोलो ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में मोशन करेगा जहां उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में रहेगी, h/2π के मल्टीपल में होगा एंगुलर मोमेंटम। ओके, एज फॉर एग्जांपल ये अभी हमने लिखा था mu इज इक्वल टू E/2m इंटू L, इंटू क्या लिखेंगे L। ओके, अब सपोज n इक्वल टू 1 के लिए हमको ये कैलकुलेट करके देना है। सो E/2me मतलब मास ऑफ mvr नहीं nh/2π बोर हाइपोथेसिस यूज करना है फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। सो EH/4πme, E मतलब 1.6 × 10⁻⁹ H मतलब प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 6.625 ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻34। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी? जूल इनटू सेकंड। जूल इनटू सेकंड। सिमिलर यूनिट दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी? सिमिलर यूनिट कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के लिए होगी? पावर। पावर जूल पर सेकंड। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर मतलब जूल अपन सेकंड या वॉट। जूल इनटू सेकंड ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि ये 11th 12th का कॉमन क्वेश्चन है। 11th के हिसाब से सपोज कॉम्पिटिटिव में पूछा तो क्वेश्चन डिफर होता है। 12th के हिसाब से ऐसा पूछेंगे प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट है, ऐसी यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए होगी? तो जूल इनटू सेकंड यूनिट है, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी तो 11th से है। ओके, और वो कौन सी? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है जूल इनटू सेकंड। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? जूल इनटू सेकंड। ओके, लीनियर मोमेंटम मतलब केजी मीटर पर सेकंड इनटू मीटर, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, अब जूल इनटू सेकंड मतलब जूल मतलब क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -2 इनटू सेकंड। तो वही आंसर होगा, देखो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -1 दोनों इक्वल। प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट है वही यूनिट एंगुलर मोमेंटम की है। 11th में ऐसा पूछा था कि एंगुलर मोमेंटम की तरह यूनिट किसकी है? तो प्लैंक कांस्टेंट। और 12th में क्या पूछेंगे? प्लैंक कांस्टेंट की तरह किसकी यूनिट? तो एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? जूल इनटू सेकंड। ओके, आगे कंप्लीट करना तो 4 3.14 एंड 9.1 10⁻⁻31 सिंपलीफाई करो, ये आंसर क्या आ रही है? ये कैलकुलेशन उन लोगों ने ये 43 नंबर में आपको कंप्लीट करके दिया है। डिफाइन द बोर मैग्नेटॉन यूजिंग द बोर फर्स्ट हाइपोथेसिस। ओके, उन लोगों ने 9.11 करके लिखा है,
हमने 9.1 करके लिखा, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि 10⁻⁻31 है। उससे लिखा कि म्यू मिनिमम, कि म्यू मिनिमम इज अ 9.27, म्यू मिनिमम 9.27 10⁻²-24। क्या कैलकुलेट किया आपने? म्यू, म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बाद में उन्होंने लिखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज नोन एज बोर मैग्नेटॉन। तो ये तो एमसीक्यू बनेगा। किसकी मिनिमम वैल्यू बोर मैग्नेटॉन बताई जाती है? म्यू की मिनिमम वैल्यू। म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मिनिमम वैल्यू को उसने बोर मैग्नेटॉन लिख के दिया है। क्लियर? तो 42 और 43 नंबर क्वेश्चंस थे कि जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो भी सेंटर, सेंटर मतलब न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस में कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगी वो हमने कैलकुलेट की, E/2m × L। ओके, और बोर हाइपोथेसिस यूज करने के बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज 9.27 10⁻²-24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। ये दो क्वेश्चन हुए, 42 एंड 43। ओके, अब इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक जो है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर की जो प्रिंसिपल है सबसे पहले वही एक्सप्लेन की है। गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, लास्ट हमने लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट किया था, तो मैग्नेटिक पोल के अंदर जब रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट होती है तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क की फॉर्मूला थी M क्रॉस B। उसी प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर वर्क करेगा। अब एक्सप्लेन चेक करेंगे तो इन लोगों ने गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क है वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, बाद में वर्किंग उसके एक्सप्लेन की होगी। कंस्ट्रक्शन में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। ओके, लेकिन व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर, गिव एप्लीकेशन ऑफ इट, ऐसे करके 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि पूरा लिखा जाए। सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर की यूज क्या है। गैल्वेनोमीटर पहला हमने कभी यूज किया थियरी में? ब्रिज में, हाँ, वेस्टर्न ब्रिज में। विस्टन ब्रिज का पोटेंशियोमीटर में किया था, और तब एक्सप्लेन करके दिया था कि गैल्वेनोमीटर की स्केल ऐसी होती है कि सेंटर में 0, इधर 30 और इधर 30, और नीडल यहाँ रहेगी, और ये दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो सकता है, दोनों साइड। और सेकेंड चीज ऐसी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक साइड डिफ्लेक्ट हुआ, 10 डिवीजन पे आया, तो हम ऐसा ही बताएंगे सिर्फ 10 डिवीजन। क्या बताएंगे? सिर्फ 10 डिवीजन। क्लियर? तो इसमें गैल्वेनोमीटर जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो डिवीजन में कैलकुलेट की जाती है। मतलब वो करंट की प्रेजेंस या स्मॉल करंट मेजरमेंट ऐसा भी लिखते हैं लोग के लिए गैल्वेनोमीटर यूज होता है। इसका मतलब सर्किट में करंट पास होता है कि नहीं वो चेक करना, तो गैल्वेनोमीटर ऐड कर दो तो इससे मिल जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर की ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने बताई कैसे वो वर्क करेगा, तो इस टाइप के नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेंगे, नॉर्थ और साउथ इस तरह से होंगे। ओके, इसके अंदर एक सिलेंडर होता है, ये जब आप ऊपर से चेक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। अब यही चीज आप, ये तो ऊपर से दिखा है समझ लो, यही चीज सामने से देखेंगे तो ये दोनों पोल इस तरह से दिखेंगे, N और S। ये सिलेंडर इस तरह से होगा, और इसके ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल, और कॉइल के ऊपर मतलब कॉइल इसमें रेक्टेंगुलर के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा मिलेंगे। ओके, जो सिलेंडर है इसलिए रखा जाता है कि जब भी आप कॉपर कॉइल के अंदर आयन सिलेंडर रखेंगे तो कॉपर कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ऐसा भी मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। ग्रेविटेशन फील्ड में मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मीडियम होता है तो फील्ड डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब फील्ड मीडियम होता है
तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। कॉपर कॉइल के अंदर जब आप आयन सिलेंडर रखेंगे, कॉपर कॉइल के अंदर जब आयन सिलेंडर रखेंगे, ओके, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब ये दोनों के ऊपर एक ऐसे हेलिकल कॉइल, सर्कुलर मतलब स्प्रिंग की तरह कॉइल होती है और इसके साथ वो नीडल कनेक्टेड होती है और यहाँ स्क्रीन रखा जाता है इस तरह से। जैसे आपने करंट पास किया, कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगी, कॉइल ऐसे रोटेट होगी, कॉइल रोटेट होगी मतलब इस कॉइल के अंदर ट्विस्ट क्रिएट होगा। ओके, दो चीज, इसकी ट्विस्ट, इसके लिए क्या होता है, इसको रिस्टोरिंग ट्विस्ट भी मिलेगा। एज पर एग्जाम्पल, सपोज आपने ऐसा रोटेट किया तो ट्विस्ट क्रिएट होगी, तो रिस्टोरिंग ट्विस्ट भी मिलेगी। तो इसकी रिस्टोरिंग ट्विस्ट और इसकी टॉर्क दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, इससे आपको स्टेडी डिफ्लेक्शन मिलता है, इस साइड या इस साइड। सेंटर में 0 है, इधर या इधर, मतलब कॉइल ऐसे भी रोटेट हो सकती है और ऐसे भी रोटेट हो सकती है। ओके, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जब कॉइल से करंट पास होगा तो कॉइल रोटेट होगी, क्योंकि हमने आगे वो थियरी लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट की थी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा। ओके, यहां जब भी करंट पास करेंगे टॉर्क ऑलवेज मैक्सिमम ही होगा। मैक्सिमम टॉर्क मतलब NIAB ऑलवेज sin 90 ही मिलेगा। कैसे, तो देखो, कॉइल जब इस तरह से करंट पास नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल सेंटर में है, सॉरी ये रीडिंग वाली नीडल सेंटर में है 0, इधर 30 और इस रेस में, तब चेक करोगे यहाँ से एक ऐसी फील्ड लाइन पास होगी और ये क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू each other। यहाँ थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन ए एंड डी। ए मतलब रेक्टेंगल कॉर्ड की एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटसाइड, और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच की एंगल क्या होगी, 90। अब सपोज एक कॉइल रोटेट हुई और रोटेट होने के बाद सपोज इस डायरेक्शन में आ गई, ओके, तो एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा, एरिया वेक्टर यहाँ आएगा। एक ऐसी फील्ड लाइन होगी, एक ऐसी फील्ड लाइन होगी कि दोनों के बीच की एंगल 90 बनेगी, ये दोनों के बीच की एंगल कितनी होगी, 90। इसका मतलब ये कर्व शेप में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा है, इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा, ऑलवेज एंगल बिटवीन ए एंड बी और 90, ए एंड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इसलिए ये दोनों कर्व शेप में रहते हैं। क्लियर, तो इसमें लिखा क्या हमने कि सबसे पहले तो कर्व शेप में मैग्नेटिक फील्ड रहती है, सॉरी मैग्नेट आएंगे, और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आप सपोज ड्रॉ करेंगे ना, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ होगी, देखो, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह की फील्ड आपको मिलेगी। क्लियर, बीच में क्या रखा है, एक आयन सिलेंडर है, इसके ऊपर कॉपर कॉइल है, कॉपर कॉइल से जब करंट पास होगा मतलब वो रोटेट होगी, क्यों रोटेट होगी, तक ड्यू टू टॉर्क, क्योंकि देखो ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो हमने फोर्स की फॉर्मूला लिखी थी, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, तो ये क्या होगा, IL B sin थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, इसमें कितने करंट एलिमेंट होंगे, तो 4। देखो थियरी फिर से रिपीट कर ले, पता चल जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये दोनों एलिमेंट करंट की डायरेक्शन में है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसका मतलब फोर्स 0, इसके लिए फोर्स क्या होगा, 0। ओके, अब देखो ये करंट एलिमेंट ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड N to S डायरेक्शन में है, N to S, तो IL to B ऐसे आप रोटेट करेंगे, IL to B, ओके, आप इस तरह से रोटेट करें तो इस वायर के ऊपर अंदर की ओर फोर्स लगेगा, कॉइल की ए साइड के लिए अंदर की ओर फोर्स लगेगा, और यहाँ फोर्स बाहर की ओर, मतलब कॉइल इस तरह से रोटेट होगी। क्लियर, तो ये अंदर की ओर जाएगा, ये बाहर की ओर आएगा, ये दोनों को लगने वाली फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये कॉइल होती है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और कर्व शेप में इसके आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल देखिए टॉर्क की वैल्यू ऑलवेज मैक्सिमम। अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे, जब आपने करंट पास किया टॉर्क आपको मैक्सिमम मिलेगा, NIAB, यही टॉर्क आपको मिलेगा, लेकिन जैसे टॉर्क प्रोड्यूस होगा कॉइल रोटेट होगी, यहाँ ट्विस्ट क्रिएट होगा, ट्विस्ट के अंदर रिस्टोरिंग ट्विस्ट मिलेगा, और उस रिस्टोरिंग ट्विस्ट से जो टॉर्क होगी उसको लिखेंगे K5।
K phi. Torque is directly proportional to twist. जितनी ज्यादा टॉर्क होगी इतनी ज्यादा ट्विस्ट होगी. ओके, एंड देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू K phi. K क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट ऐसा लिख के दिया है. K is equal to torsional constant लिखा है. K is a torsional constant. ओके, या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ऑफ ट्विस्ट, इसकी डेफिनेशन लिखी है, दर्पण में भी दिया है. रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. ओके, यूनिट क्या होगी? सो K is equal to टॉर्क अपॉन phi. टॉर्क मतलब न्यूटन मीटर या जूल, एंड ट्विस्ट मतलब एंगल, इसको क्या बताएंगे? रेडियन. सो जूल अपॉन रेडियन इज अ यूनिट ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट. डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला बताओ. इसके डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला बताओ. M1L2 T minus 2. थोड़ा जोर से, ब्रेकफास्ट नहीं किया मेरे ख्याल से. M1L2 T minus 2. M1 L2 T minus 2, क्योंकि रेडियन ये डायमेंशन लेस है. ओके, डायमेंशन फॉर्मूला किसकी होगी? जूल के लिए. सो ट्रांसफर कांस्टेंट मतलब M1 L2 T minus 2. क्लियर? बराबर. तो वर्किंग वो भी मैंने एक्सप्लेन की, कंस्ट्रक्शन था वो भी बताया. ओके, तो जैसे जैसे मतलब, हाँ एक चीज और भी है, चलो दोनों कंपेयर करो. क्या लिखेंगे? K phi is equal to NIAB. So now phi is equal to NAB upon K into I. ये सब ब्रैकेट में क्यों लिखा? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल रिमेन कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एंड टॉर्सनल कांस्टेंट आल्सो कांस्टेंट. ओके, इसका मतलब phi is proportional to I. phi is proportional to I. मतलब जो ट्विस्ट क्रिएट होगी या जो नीडल डिफ्लेक्ट होगी, नीडल की डिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट. जितना ज्यादा करंट होगा इतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी और उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगी. कम करंट के लिए कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन. क्लियर? हम सबसे पहले एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो. कौन सा? 47. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड राइट इट्स यूज. लास्ट में 3 पॉइंट्स लिखे यूज के लिए. टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, इट इज यूज्ड टू मेजर द मिनट इलेक्ट्रिक करंट. minute electric current, minute में minute लिखा है मतलब small electric current, and by using generator ammeter voltmeter can be constructed. okay, अब ammeter तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए होता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है, लेकिन फिर भी हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और जनरेटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, बाद में समझेंगे, लेकिन पहले आप 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो. क्योंकि 47 के दर्पण से पढ़ रहे तो पूरा लिख के दिया है उन लोगों ने. यूनिट लिखे तो डायमेंशन फॉर्मूला वहां कंप्लीट कर सकते हैं. आज सितंबर 3 के क्वेश्चंस आपको दिए हैं, वो पढ़ना शुरू कर दिया. हाँ सर, क्योंकि फ्राइडे टेस्ट उसकी होगी सितंबर 3. आप पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है. 1 मंथ तक क्या होगा? चैप्टर 3 की न्यूमेरिकल, उसके बाद चैप्टर 3 थियरी के बाद चैप्टर 3 न्यूमेरिकल, देन 4th थियरी, 4th न्यूमेरिकल. वहां तक तो हो जाएगा, बाद में आगे का लिस्ट देंगे. क्लियर? क्योंकि देखो ये टोटल जो 7 या 8 चैप्टर तक की जो थी, 7 से 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर तक जो दिया है वो सभी मेरे ख्याल से सितंबर एंड तक तो हो जाएगा. पार्ट 1 जैसा हो जाएगा. 50% कंप्लीट, 50% तो 7 चैप्टर पे ही कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन ये सभी थियरी ऐसी कि जो प्रॉपर्ली प्रिपेयर करनी पड़ेगी. तो आज सबसे पहले जो क्वेश्चंस हुए थे वो 42, 43
3, ओके। और उसके बाद जो आपको कंप्लीट करना है 47, ओके। चलो इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। जो उन लोगों ने थर्ड यूज में लिखा, सपोज आपने यूज पढ़ा होगा, तो थर्ड यूज में उन लोगों ने लिखा है कि गैल्वेनोमीटर को आप ए मीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर जो है, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन देता है, उसकी यूनिट नहीं होती। और उसको ए मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले ए मीटर वोल्ट मीटर की इंफॉर्मेशन। ओके, ए मीटर की यूज क्या? ए मीटर किस लिए यूज होता है? टू मेजर करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। करंट मेजर करने के लिए। यूनिट होती है एम्पियर या मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, ओके। सिमिलरली वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एक चीज और भी आप सपोज जानते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम सर्किट बनाते हैं, सबसे पहली सर्किट लैब में यही आपको बनानी है। ये वोल्ट मीटर प्लस और माइनस, ए मीटर प्लस और माइनस। तो ए मीटर की जो कनेक्शन रहती है ऑलवेज, ए मीटर की जो कनेक्शन है वो ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। ए मीटर सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर जो रहता है वो पैरेलल में रहता है। कि वोल्ट मीटर दो एंड के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस देगा, क्लियर? इसलिए पैरेलल में होगा और ये सीरीज में। सीरीज में जो ए मीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निग्लिजिबल होती है, बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, ओके। और ये रेजिस्टेंस हो सके इतना ज्यादा होगा, एज पर एग्जांपल ये नियरेस्ट 1 ओम इससे कम होता है, और ये 1000 1500 लैब में जो मीटर यूज करेंगे इसकी बात करो, ओके। तो ए मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ए मीटर ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए मीटर करंट मेजर करेगा एंड वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। जो वैल्यूएशन मैंने अब तक बताई, सॉरी जो पॉइंट्स मैंने बताए, उन लोगों ने आपको 56 नंबर में डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड ए मीटर लिख के दिया है। एक करंट मेजर के लिए होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ओके। इस तरह से पूरी उन लोगों ने लिखा है। रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज वेरी स्मॉल, आइडियल एमीटर हैज अ जीरो रेजिस्टेंस, the resistance of voltmeter is very high and an ideal voltmeter has an infinite resistance, okay। तो ये जो मेथड है वो पहले याद रखनी चाहिए क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू रखता है रेजिस्टेंस का और इसकी वैल्यू हाई होती है। अब समझ मान लो किसी सर्किट के अंदर ए मीटर की जगह हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया फॉर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, इसके लिए हमने क्या किया, ए मीटर की जगह वोल्ट मीटर। ये रेजिस्टेंस आर, देखो यहां से बैटरी से पहले क्या है ए मीटर, उसके बाद क्या हो गया रेजिस्टेंस आर। तो मैंने ए मीटर की जगह गैल्वेनोमीटर रख दिया। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, उन लोगों ने क्या बताया कि जब आप ए मीटर की जगह गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है। डायरेक्टली आप ए मीटर की जगह गैल्वेनोमीटर रखेंगे तो ए मीटर की तरह वर्क नहीं करता। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, पहले वो प्रॉब्लम बताइए, बाद में वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देनी है, ओके। उन लोगों ने बताया कि ए मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू, ए मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, निग्लिजिबल, आइडियली तो जीरो, लेकिन गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है लैब में जितने भी गैल्वेनोमीटर होती है 50 to 150 ओम तक होते हैं। अब सपोज हम सपोज करके ले ले कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है और ये वैल्यू 10 ओम है, तो कितना था 10 ओम। सपोज पहले यहाँ क्या था ए मीटर। अब चेक करो सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 और यहाँ कितना दिया 10, तो मतलब यहाँ से पास करंट होगा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम था। लेकिन सपोज मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर रख दिया, अब यहाँ गैल्वेनोमीटर रखा, जब गैल्वेनोमीटर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने कितनी रखी 100, तब ये दोनों सीरीज में होंगे, और जब दोनों सीरीज में होंगे तो 100 + 10, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 110 हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 110। तो फर्स्ट
प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि जब गैलोमीटर एमीटर की जगह कनेक्ट किया जाता है तो वो सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और जब सर्किट का करंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो यहाँ से पास होने वाली करंट डिक्रीज हो जाएगी। एमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0 था, तब सर्किट का रेजिस्टेंस 10 था, तो यहाँ से जो करंट पास होता है, जब आपने गैलेंटर रखा रेजिस्टेंस 110 हो गया तो पास होने वाली करंट डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट कौन सी प्रॉब्लम आ रही है कि डायरेक्टली गैलेंटर ए मीटर की जगह कनेक्ट किया जाएगा, सर्किट की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी इंक्रीज, और करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, करंट क्या होगा डिक्रीज। अब सेकेंड पॉइंट, जब बैटरी ऑन करेंगे तो यहाँ से तो करंट पास हो गया, एज फॉर एग्जाम्पल की ए मीटर है तो 1 एम्पियर या 0.9 एम्पियर या 2 एम्पियर सर्किट के हिसाब से करंट पास होगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी, गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी 0.5 मिली एम्पियर जितनी होती है। करंट कैपेसिटी का मतलब क्या, जो करंट पास करने से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है उसको करंट कैपेसिटी बताया जाता है। जो करंट पास करने से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है इसको क्या बताया जाता है करंट कैपेसिटी। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी 0.5 मिली एम्पियर, इतना करंट पास करेंगे मतलब वो सुसाइड करेगा। 0 30 ओके, सो इतना करंट पास किया तो 30 पे आके खड़ा हो जाएगा, इससे आगे डिफ्लेक्शन होता ही नहीं। 0.5 मिली एम्पियर करंट पास करेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है। क्लियर, तो ये तो सर्किट से तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर होगा, तो ज्यादा से ज्यादा करंट गैलेंटर से पास होगा, और जब ज्यादा करंट गैलेंटर से पास होगा तो कॉइल में ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू I²RD। इसी का फार्मूला पढ़ी थी पहले, H = I²RD। Yes, sir. H = I²RD किसकी फार्मूला थी, फिजिक्स का मत बताओ। हीट एनर्जी, हाँ, एनर्जी की जो प्रोड्यूस होती घर बैठ के तो बहुत आराम कर लिया। ये जूल हीट वाली फार्मूला है, वायर से जब करंट पास हो तो वायर हीट होगा। जूल इफेक्ट, जूल करंट, सॉरी जूल इफेक्ट, जूल हीट करके बताया, जूल इफेक्ट। ओके, मतलब ये करंट जब पास करेंगे तो I² से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब गैलेंटर की कॉइल मेल्ट हो जाएगी। ये सेकेंड प्रॉब्लम है कि हायर करंट पास होगा तो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब कॉइल मेल्ट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली ए मीटर की जगह कनेक्ट करने से दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज अकर्ड बाय यूजिंग द गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली एज अ एमीटर। इसमें यही दो प्रॉब्लम उन लोगों ने लिख के दी है। ओके, और बाद में उन लोगों ने बताया कि इसके सॉल्यूशन क्या, गैलेंटर एमीटर में कन्वर्ट करें तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। तो इसकी सॉल्यूशन यही है कि सपोज, अब चलो इसकी डायग्राम थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज आप गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल के अंदर स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट, शंट साइन होती है एस। सपोज ये 1 ओम, कितना 1 ओम, मतलब यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया 1 ओम। अब क्या होगा, अब दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, चेक करते हैं। अब चेक करो कि दोनों पैरेलल में हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 100 × 1 अपॉन 100 + 1, सो 100 डिवाइड बाय 101 एंड अप्रॉक्सीमेट 0.9। तो इसका मतलब ये 0.9 हो गया, 0.9 + 10 कितना हुआ 10.9। अब देखो डायरेक्टली जब मैंने गैलेंटर रखा था तो 10 + 100 110 रेजिस्टेंस होता था, और 110 रेजिस्टेंस होने से करंट की वैल्यू डिक्रीज होती थी। मैंने पैरेलल के अंदर एक स्मॉलर रेजिस्टेंस ज्वाइन किया जिसको बताया मैंने शंट, तो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट 0.9 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 की जगह 10.9। इसका मतलब करंट चेंज नहीं होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगी। हाँ, हो भी सकता है ऐसा नहीं, तो वन इससे बता के आपको इजीली कैलकुलेट करके दे सकते, ये 0.5 भी हो सकता है, और 0.5 होगा तो हमको पता है कि जब दो रेजिस्टेंस इन पैरेलल
सो रेजिस्टेंस ऑलवेज लोअर वैल्यू से भी कम होगा, मतलब ये इससे भी क्या रहेगा, कम, बराबर। तो हमने रखा 100 इंटू 1 अपन 100 प्लस 1 होगा 0.9 और ये 10, इसका मतलब फर्स्ट जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई। अगर में स्मॉलर रेजिस्टेंस रखेंगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्लियर। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती थी अब वो इंक्रीज होगी, इसका मतलब करंट चेंज नहीं होगा, करंट रिमेन कांस्टेंट। ओके, सेकंड, जब गैलेंट से करंट पास होता है तो ज्यादा करंट पास में ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन चेक करो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के सामने शंट की रेजिस्टेंस 100 टाइम्स कम है, ये 100 है तो ये 1 है, इसका मतलब गैलेंट से जो करंट पास होगा उससे 100 टाइम्स ज्यादा करंट शंट से पास होगा, यहाँ से जितना करंट पास हो इससे 100 टाइम्स ज्यादा करंट यहाँ से पास होगा, तब जाके पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से जो करंट पास होता है उसकी वैल्यू 100 टाइम्स लेस हो जाएगी, और जब 100 टाइम्स लेस हो जाएगी इसका मतलब गैलेंटर फुल डिफ्लेक्शन नहीं देगा, और गैलेंटर फुल डिफ्लेक्शन नहीं देगा मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, कॉइल मेल्ट नहीं होगी। मतलब दोनों प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर आप स्मॉलर वैल्यू वाली रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, जिसको क्या बताएंगे, सन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सेकंड क्वेश्चन क्या था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो एक ही है, गैलेंट के पैरेलल में आप छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो जिससे रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए करंट चेंज नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा करंट शंट से पास होगा, यहाँ से पास होने करंट डिक्रीज हो जाएगी और इसलिए फुल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अब थर्ड प्रॉब्लम, ये तो बता दिया कि हम शंट कनेक्ट कर देंगे एस की वैल्यू, लेकिन एस कितना अप्रोप्रिएट, एस की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये वाला डायग्राम एनलार्ज करके फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये एस, ये जी, ओके, यहां से कितना करंट आएगा आई, इस डायरेक्शन में कितना जाएगा आई जी, इधर कितना जाएगा आई एस, सन से पास होना करंट आई एस, गैलेंट से पास होना करंट आई जी, और एंटर होना करंट कितना होगा आई। इस क्लोज सर्किट के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप वाली जो रूल थी वो कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो इसको ए बी सी डी लिखा, क्या लिखेंगे ए बी सी डी ए, यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। चलो पहले ए टू बी, मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल, सिमिलरली आई आर नेगेटिव, सो माइनस आई जी इंटू जी, माइनस आई जी इंटू जी। ओके, अब यहाँ से इधर आएंगे, करंट ऐसे जाएगा, हम इधर आएंगे, मतलब मोशन और करंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो प्लस आई एस इंटू एस और इज इक्वल टू 0, फिर से वहां पहुंच गए। तो इसका मतलब आई एस इंटू एस, आई जी इंटू जी, हमको शंट कैलकुलेट करना था, आई जी इंटू जी अपॉन आई एस। आई जी क्या है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, जी रेजिस्टेंस ऑफ गैलेंटर, आई एस करंट पासिंग थ्रू शंट। लेकिन इस पॉइंट से लिख सकते हैं, देखो कितना करंट एंटर हुआ आई, कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ आई एस प्लस आई जी, तो आई एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी, ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो नाउ शंट एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपन आई माइनस आई जी। तो ये शंट की फॉर्मूला होगी एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, और ये पूरी प्रैक्टिकल आपको लैब में परफॉर्म करनी है। 3 प्रैक्टिकल है। सबसे पहले तो आपको गैलेंटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करना है और सेल की कैलकुलेशन करनी है। इस प्रैक्टिकल के अंदर आईजी की वैल्यू दे दी जाती है, आईजी मतलब करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, अभी मैंने यहाँ लिखा था 0.5 मिली एम्पियर, करंट कैपेसिटी ऑफ गैलेंटर इज गिवन, जी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैलेंटर जो आपने कैलकुलेट किया है। अब इस गैलेंटर को किस करंट के लिए कन्वर्ट करना है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, कैसे कन्वर्ट करना है वह लिखते जाना है। सपोज 1 एम्पियर के लिए कन्वर्ट करते हैं, 1 एम्पियर आई जी 0.5 मिली एम्पियर, जी रेजिस्टेंस ऑफ गैलेंटर सभी ऐड कर दो, मतलब शंट मिलेगा, उतना शंट कनेक्ट करो,
गैल्वेमीटर अपने आप एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसी 3 रीडिंग कंप्लीट करनी होती है। तो प्रैक्टिकल के अंदर ये काम में आएगा। सेकेंड एक चीज और, सपोज करंट कैपेसिटी n टाइम्स करनी है, n टाइम्स, इसका मतलब S इज इक्वल टू Ig इनटू G। करंट कैपेसिटी मतलब NIG। गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी n टाइम्स करनी, n टाइम्स मतलब जो I है वो NIG होना चाहिए। अब देखो Ig है, यहाँ से Ig कॉमन निकलेगा, Ig कैंसिल, सो S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। ये होगा, टेक्स्ट में चेक करना, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। करंट कैपेसिटी ऑफ गैलेटर n टाइम्स करना है तो रिक्वायर्ड करंट कितना होगा, S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। कभी कभी ऐसा ही पूछा है कि सपोज करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 टाइम्स इंक्रीज करना तो रिक्वायर्ड करंट, सो G अपॉन 49, n 50 टाइम्स, n कितना होगा 50 टाइम्स, G अपॉन 49। करंट कैपेसिटी 100 टाइम्स करनी है तो रिक्वायर्ड करंट G अपॉन 99। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन हुए। सबसे पहले तो गैलेटर डायरेक्टली एमीटर की जो यूज करेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 2 प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है, तो पैरेलल में आप छोटा सा रेसिस कनेक्ट करेंगे जिसको सेंड बताएंगे, और उससे ये 2 प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है वो एक्सप्लेन करके दिया। और थर्ड कि जो हमने इसके सॉल्यूशन बताए तो शंट कनेक्ट करेंगे, शंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसलिए फॉर्मूला है S इज इक्वल टू Ig इनटू G अपॉन I माइनस Ig। और इससे मैंने और फॉर्मूला बताई, कौन सी, कि करंट कैपेसिटी n टाइम्स करनी है तो S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप 50 नंबर वाली क्वेश्चन पढ़ेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन, जिससे आपको पता चला जाए कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन पढ़ा, कि वर्ल्ड मीटर आज कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज हम पहले गैल्वेनोमीटर कंप्लीट किया, उससे पहले एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के रिलेशन कंप्लीट की, और कन्वर्ट गैलेंट टू एमीटर। टोटल इतने क्वेश्चन आएंगे, 42, 43, 47, 48, 49, 50। फिर से एक बार चेक कर लें। इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी जो है वेडनेसडे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस चैप्टर की थ्योरी वेडनेसडे कंप्लीट कर देंगे, बराबर। लेकिन ये पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें कुछ लेफ्ट नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करना है। क्लियर? 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ा? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। सर ये गैल्वेनोमीटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे गैलेंट को पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब तो फिर वो एमोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको? नहीं, गैल्वेनोमीटर पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे। ए मीटर की यूज किया है कि करंट मेजर करना, और करंट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज सीरीज में होता है, क्योंकि सर्किट से जितना करंट पास होता है उतना ए मीटर से होना चाहिए। तो जहां ए मीटर है वहां हम क्या कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर। ओके, सपोज आपने गैल्वेनोमीटर यहाँ पैरेलल में रख दिया तो पोटेंशियल की जगह आएगा, वो नेक्स्ट थियरी में आएगा कि सपोज गैल्वेनोमीटर में वोल्टमीटर की जगह रखता हूँ तो क्या चेंज होता है। इसलिए मैंने आज वो थियरी कंप्लीट नहीं करवाई, कौन सी, वोल्टमीटर वाली नहीं करवाई। लेकिन आपको ए मीटर को, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर को ए मीटर की जगह ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों ने एक्सप्लेन किया, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है, जिसके लिए हमने इसको कनेक्ट किया करंट मेजर करने के लिए, उसने करंट डिक्रीज कर दिया, उसने करंट क्या किया, डिक्रीज कर दिया। क्लियर? और इसलिए क्या होता है कि आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सेकंड क्या बताया कि हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 0.5 मिली एम्पीयर से ज्यादा नहीं होती, और सर्किट से तो 1 एम्पीयर, सपोज समझो कि हमने यहाँ से 1 एम्पीयर करंट पास किया तो 1000 टाइम्स या 2000 टाइम्स करंट पास होगा, और इतना ज्यादा करंट पास होगा मतलब ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो कॉइल थी रेक्टेंगुलर कॉइल, वो मेल्ट हो जाएगी। और इसके बाद देखिए पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस बनाओ तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट ए मीटर हो जाएगा। अब ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ए मीटर। कैसे हुआ अभी बता रहा हूँ। सपोज आपने 1 एम्पीयर करंट मेजर करना है, कितना करंट मेजर करना है, 1 एम्पीयर। आईजी आप जानते हैं, यहाँ रखो 1, जी की वैल्यू रख दो, कैलकुलेटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 जो हमने कंसीडर किया, एस मिलेगा,
ये से यहाँ कनेक्ट कर दो। एस जैसे आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब 0 to 30, 0 से लेकर 30 डिवीजन आपको 1 एम्पियर देगा, और 0 से 30 डिवीजन 1 एम्पियर देगा, मतलब 1 डिवीजन की वैल्यू 1/30, 1/30। ओके, तो इसका मतलब गैल्वेनाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, ए मीटर में। तो आपको जो भी मेजरमेंट करनी है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो भी मिलेगा यहाँ रखना है। आईजी फिक्स होता है, करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनाइटर फिक्स होता है। ओके, 0.5 मिली एम्पियर सपोज मैंने रख दिया है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। और बाद में जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनाइटर, ये पूरी कैलकुलेशन आपको शंट देगी, उतना शंट यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करो, अपने आप गैल्वेनोमीटर ए मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 डिवीजन इक्वल टू जो वैल्यू आपकी आई ने ली थी, आई मतलब 1 एम्पियर 2 एम्पियर, उतनी कन्वर्जन हो जाएगी। और ये प्रैक्टिकल में है, तब आपको और ज्यादा पता चलेगा कि कैसे कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो आज इतना Yes. रखेंगे, ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, बराबर। चलो मीटिंग करेंगे।